प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है 28 जनवरी 2025 को झारखंड बोर्ड की 8वीं की फाइनल परीक्षा होने वाली है और इसके लिए जेसीईआरटी ने मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपको फायदा होगा कि आप जान सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको मालूम होगा कि जो भी क्वेश्चन है वह सारा क्वेश्चन बहुविकल्पीय है, मतलब एक ही प्रश्न के 4 उत्तर रहेंगे और उन 4 उत्तर में से जो भी सही होगा उसमें आपको टिक लगाना है। टिक लगाना नहीं है, मतलब आपका जो OMR शीट होगा उसमें आपको रंगना है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप बेधड़क निश्चिंत होकर के सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग गणित के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो फिर चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप जैसा कि मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना 2024-25 और इसमें आपको फुल मार्क्स 50 रहेगा। किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए, और समय आपको मिलेगा 1 घंटा। ठीक है, और इसमें कुछ निर्देश रहेंगे, आप उन निर्देशों को जरूर पढ़ लें। जैसे कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा, मतलब 1 मार्क्स निर्धारित किया गया है और कुल 50 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम होगा, कितना होगा? तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे कोई संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो इसका मतलब है कि उस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणनफल 1 हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो जैसे 5 है तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो 5 को हम किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए, वही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए, ऑप्शन में एक में है a -5, ये नहीं होगा। बी देखिए -1/5, यह भी नहीं होगा। सी 5/-1, यह भी नहीं होगा। और डी है 1/5। अगर हम 1/5 यहाँ लिखते हैं तो ये 5 के साथ ये 5 कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 7/23 और इसको गुना करना है। किससे गुना करना है जिससे कि गुणनफल कितना मिल जाए? 1 मिल जाए। तो गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यदि हम इसे 23/7 से गुणा कर दें तो ये 23 से ये 23 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा और गुणनफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब जिसमें 23/7 होगा वही इसका उत्तर होगा। तो देखिए, ए में कितना है? -7/23, ये नहीं होगा। बी देखिए -23/7, यह भी नहीं होगा। सी देखिए 23/7, इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी, 23/7। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, निम्न में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या कौन नहीं है? देखिए, वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिसको हम लोग पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आपके सामने 12, 121 और ये देखिए कितना है? 12,321 और इसी प्रकार से यह भी है। अब देखिए, इसमें से हम लोग जो 11 का वर्ग जानते हैं, 11 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 121 होता है। 111 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 1 2 3 2 1। उसी प्रकार से 1 2 3 4 1111 का वर्ग करते हैं तो होता है 1 2 3 4 3 2 1। लेकिन 12 का वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था? प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। 12 जो है वर्ग संख्या नहीं है, 12 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा तरह से। 12 जो है वो वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए, 441 अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 21। उसी प्रकार से 484 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 22। तो 21 और 22 के बीच मतलब कोई संख्या तो है नहीं, 21 और 22 के बीच कोई संख्या है ही नहीं, 21 के बाद तो 22 होता है। इसका मतलब हुआ कि 441 और 484 के बीच पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि अगर पूर्ण संख्या होता
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या तभी हो सकता था जब इसके बीच में कोई पूर्ण संख्या होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शून्य, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या है, एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा 5 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अगर ये वर्गाकार फर्श है, आप समझ सकते हैं अगर वर्ग के आकार का है और इसका एक किनारा 5 मीटर है और ये वर्ग के आकार का है, इसका मतलब ये सारा किनारा 5-5 मीटर ही होगा, यह भी 5 मीटर होगा, यही 5 मीटर होगा, और फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 5 मीटर, इसको करना होगा स्क्वायर, वर्ग कर देंगे तो 5 मीटर का वर्ग जब करेंगे तो हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, मतलब 25 वर्ग मीटर। तो अब देखिए इसमें 25 वर्ग मीटर कौन सा आंसर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मीटर 25 मीटर, ये देखिए सी 25 वर्ग मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5 का सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न में क्या है, -7 का पावर 3 है का मान कितना होगा। इसका मतलब क्या है, -7 को गुना करेंगे फिर -7 से, वो गुना करेंगे फिर -7 से, यही इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पर देखिए 3 बार माइनस है तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और फिर प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो रिजल्ट में माइनस आएगा, ठीक है। और 7 को 3 बार जब गुना करेंगे 7 गुना 7 गुना 7 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 343। तो देखिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए में नहीं है, बी में 343 नहीं है, सी डी, इसका सही उत्तर होगा डी -343। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 4 का घनमूल कितना होगा। घनमूल का मतलब होता है कि अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पर 2 का संख्या कितना है, 3 है, तो 1 2 निकलेगा। फिर 3 का संख्या कितना है, 3 है, तो फिर 1 3 निकलेगा। फिर 4 का संख्या कितना है, 3 है, तो फिर 1 4 निकलेगा। और तीनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, और 6 को फिर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। इसका आंसर देखिए 24 किस में है, डी, तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, 7 का आंसर हो जाएगा डी, ये 24 इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8, एक पूर्णांक a⁴m मतलब a का पावर m के लिए m कहलाता है। m को क्या कहते हैं, तो आपने आधार और घातांक के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो m को हम लोग कहते हैं घातांक, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो भी पावर होता है उसको हम लोग घातांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोग देखे थे। 2/3 इसका गुणन व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 3/2, इसे ही हो जाएगा 2/3 का गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2। तो देखिए इसमें 3/2 किस में है, 3/2 इसमें है सी में, मतलब 9 का कौन सा आंसर सही होगा, सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, a⁴m इंटू b⁴m के बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो देखिए अगर a⁴m है और इसको हम गुणा करते हैं b⁴m, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a इंटू b⁴m। तो देखिए इसमें से कौन सा होगा, a नहीं, b में भी नहीं, c भी नहीं, d सही होगा इसका। देखिए ab⁴m, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 10 का डी। उसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 में है यदि 4a + b3 बराबर 55 है तो a और b के मान क्रमशः हैं, मतलब a का मान कितना है और b का मान कितना है। चलिए हम इसको लिख के समझते हैं। तो 4a और यहाँ कितना है b3, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 55। तो हम देखिए अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, है ना, जोड़ने पर आना चाहिए, यहाँ प्लस लिखा हुआ देखिए। तो a और 3, तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 5 होगा, तो 3 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब a के जगह पर कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद देखिए 4 और b को जोड़ना है, आना चाहिए कितना, 5। तो 4 में कितना जोड़ें कि 5 आएगा, तो 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 1। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 2 और b का वैल्यू हो गया 1।
अब इसमें देखिए सही आंसर कौन सा होगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, ये नहीं। बी नंबर देखिए, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, इसका मतलब 11 का बी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, यदि 234x संख्या 6 से विभाज्य है तो x का मान कितना होगा। देखिए 234x 6 से विभाज्य है तो x का मान कितना होगा, मतलब x का कौन सा संख्या होगा जिसको यहाँ पर रखेंगे तो 6 से वो विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए 6 से विभाज्यता का जो नियम होता है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, नियम यह है कि जिस संख्या को 6 से विभाजित होना है वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित अगर होगा तभी वह 6 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दिया है वह कितना है 234 और यहाँ लिखा हुआ है x। आप देखिए एक चीज, 2 से कौन संख्या भाग लगता है जिसकी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये रहेगा इकाई स्थान पर तभी 2 से भाग लगेगा। इसका मतलब x के स्थान पर जो अंक होगा वह इन्हीं में से कोई होगा। अब देखिए 0 तो इसमें है नहीं, 2 ए में नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, 6 देखिए बी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12 का बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं तो क्या वो 3 से विभाज्य होगा, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। 2, 3, 4, अब हम यहाँ 6 लिखते हैं तो क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो देखते हैं चेक करके। इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, मतलब इसके अंकों का जोड़ आता है 15। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाज्य है और ये 2 से विभाज्य है, तो 3 और 2 दोनों से जब हो जाएगा विभाज्य तब वह 6 से विभाज्य हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी इसका है कि हम इसको 6 से भाग दे करके देखेंगे और देखते हैं कितना निकलता है। तो ये जो संख्या है 234x, इसको हम 6 से भाग देते हैं। तो 6 से भाग देंगे तो 6 को एक बार लगाएंगे, 2 बार, 6 दूना 12, 6 तिये 18, 3 बार लग जाएगा। सॉरी, तो हम देखते हैं भाग दे करके। तो 6 को हम लेंगे 3 बार, तो 6 तिये कितना हो जाएगा 18, 13 में से 8 गया तो हो गया 5, 2 में 1 गया तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 4 को हम नीचे लिखेंगे, 6 को करेंगे 9 बार भाग देंगे तो 6 को 9 बार गुना करने आता है 54, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ x आएगा, इस जगह पर कितना आएगा x। अब यहाँ पर x अगर आता है तो कौन सी संख्या आना चाहिए जो कि 6 से विभाजित हो जाए, तो 3 तो होगा नहीं। अगर 9 लिखते हैं तो फिर शेषफल 3 बच जाएगा, 5 भी हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखिए अगर हम यहाँ पर 6 लिखते हैं तो हमारा काम ये पूरा हो जाएगा। जैसे ही हम 6 लिखते हैं तो एक बार में भाग ये लग जाएगा। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं और इस तरह से, लेकिन आपको आसान क्या होगा, पहली वाली विधि आपको आसान लगेगी। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 12 का आंसर था बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, 4/7x² का संख्यात्मक गुणांक कितना है। तो देखिए यहाँ पर है 4/7x², तो इसका संख्यात्मक गुणांक यही है 4/7। तो देखिए 4/7 किस में है, ए में है 4 नहीं, बी में 7, सी नंबर देखिए इसका सही आंसर होगा सी, 4/7। 13 का हो जाएगा सी सही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, a + b इंटू a + b का मान होगा। तो देखिए a + b और फिर है a + b, तो हम इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखिए a + b का होल स्क्वायर किस में है, a में नहीं है, b में नहीं है, c में है। इसका मतलब 14 का सही आंसर कौन सा है, c, a + b का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या प्रश्न है, a + 2 होल स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए a + 2 होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो नियम के अनुसार हम जानते हैं कि अगर कहीं पर a + b का होल स्क्वायर होता है तो उसका वैल्यू होता है a² + 2ab + b²। अब देखिए इस फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² + 2 ×
ए इंटू 2 और फिर 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। अब इसमें से देखिए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, डी में देखिए ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, इसका मतलब 15 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है 5a स्क्वायर बी का सार्वगुणनखंड है। देखिए 5a स्क्वायर बी का सार्वगुणनखंड कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 5 है, फिर a है, a स्क्वायर को हम 2 बार a लिख सकते हैं और फिर b, तो 5a b मतलब 5 गुणा a फिर गुणा a फिर गुणा b, तो यही इसका जो है सार्वगुणनखंड होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा होगा, ये नहीं, बी भी, बी, हाँ बी सही लग रहा है, बी सही होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 5 गुणा a गुणा b, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी सही, 16 का बी। उसके बाद देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सॉरी थोड़ा कुत्ता भूख रहा है इसलिए साउंड आ रहा होगा, चलिए ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है खाली स्थान का गुणनखंड x प्लस ए, और यहाँ एक ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट हो गया, x प्लस बी है। मतलब कौन सा जो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा, व्यंजक होगा, कौन सा व्यंजक होगा जिसका गुणनखंड x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें x प्लस ए को हम गुणा करेंगे x प्लस बी से, तो गुणा करने पर यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x ए प्लस बी और फिर हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा व्यंजक इससे मैच कर रहा है, ए मैच नहीं कर रहा है कि कर रहा है, ए तो कर रहा है, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो 17 कौन सा आंसर सही होगा ए। उसके बाद देखिए 18, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो एक रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, तो इसका आंसर होगा ए, एक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 5x प्लस 7 इजकल टू 2x प्लस 8, मतलब 5x प्लस 7 इजकल टू 2x प्लस 8, समीकरण का हल कितना होगा। देखिए 5x प्लस 7 इजकल टू 2x प्लस 8, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, ये 5x यहाँ है, इस 2x को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2x यहाँ पर पहले से 8 है, इस 7 को उधर ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। अब देखिए 5x माइनस 2x इजकल टू कितना 3x और 8 माइनस 7 इजकल टू 1, तो हमको मिलेगा x इजकल टू 1/3, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 1/3, तो इसका हल निकलेगा x इजकल टू 1/3। तो देखिए इसमें 1/3 किस में है, a में है, x इजकल टू 1/3, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, x इजकल टू 1/3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में कितनी होगी। मतलब कुल कितना आम है, 50 आम है और उसका 40% पका हुआ है, तो 40% मतलब 40/100, संख्या निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब 20 आम क्या है, पके हुए हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 40 50 30 20, डी इसका सही आंसर है, 20 का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21, बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली स्थान पर परिकलित किया जाता है। बट्टा मतलब छूट होता है, डिस्काउंट होता है ना, तो डिस्काउंट जो होता है उसको हम लोग अंकित मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, तो 21 का सही आंसर होगा सी, अंकित मूल्य। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है x/y इक्वल टू k में k को क्या कहते हैं, k को हम लोग कहते क्या है, तो k जो होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, स्थिरांक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, प्रतिलोम अनुपात में हो, तो प्रतिलोम मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए ये क्या होता है कि x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा
y के, तो हम लिखेंगे x इस तरह से, और इसमें x को जब हम y से गुना करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है ना। x को जब y से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट। तो एक्स वाई इजकल टू के, इसका आंसर हो जाएगा C। अब देखिए 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो चौथा कोण कितना होगा। तो देखिए अगर एक चतुर्भुज है इस तरह से, अगर यह कोण भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली चौथा कोण भी कितना होगा, यह भी 90 ही होगा। ठीक है, क्यों 90 होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है, और उसमें से तीनों कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा, 90 को 3 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब चौथा कोण भी 90 डिग्री ही होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, 24 का डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं, तो अगर एक चतुर्भुज है इस तरह से, तो अगर हम लोग इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे और इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तो ये हमारा विकर्ण कहलाता है, ये हमारा विकर्ण कहलाता है। तो कौन से चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा जो आयत का विकर्ण बराबर होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ग दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आयत, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा डी। इन चारों में से सही आंसर है डी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26। किसी षड्भुज के कोणों का योग कितना होता है। देखिए बहुत सारे जो बहुभुज होते हैं उसके अंतः कोणों का योग होता है। जैसे आपको मालूम होगा ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार से चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पंचभुज है तो पंचभुज का भी कुछ न कुछ एंगल होगा। तो यहाँ पर क्या है, षड्भुज है, तो षड्भुज के कोणों का योग कितना होता है, षड्भुज के कोणों का योग होता है 720 डिग्री। 26 का सही आंसर है डी। वैसे आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n क्या है, उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या। जैसे इसमें क्या था, षड्भुज था, मतलब 6 भुजाएं हैं, तो n के जगह कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 6 - 2 और गुना 180 डिग्री। 6 - 2 कितना, 4, 4 गुना 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 720 डिग्री। हो गया इसका आंसर। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा। बहुफलकी को हम लोग कहते हैं पॉलीहेड्रॉन, है ना, ये एक 3 डायमेंशनल शेप है। तो निम्न में किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा, तो उसका आंसर है ए। 3 त्रिभुज से एक बहुफलक नहीं बन सकता है। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है इन सभी ऑप्शन से बहुफलक बन सकता है। आप इसके लिए विशेष अगर आपको इसमें समझना हो तो थोड़ा सा आप बुक का भी हेल्प इसमें ले सकते हैं। अभी इन चारों में से जो सही उत्तर है वह है ए। 3 त्रिभुज से मिलकर बहुफलकी नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। किस त्रिविमीय आकार में, मतलब कौन से 3 डायमेंशनल शेप जो है उसमें शीर्ष नहीं होता है। शीर्ष मतलब एक तो समझते हैं कोना, है ना। देखिए पिरामिड जो होता है उसमें तो कोना होता है, मतलब शीर्ष होता है। पिरामिड आपने देखा होगा, इस टाइप से पिरामिड बनता है इस तरह से। तो यहाँ पर तो शीर्ष होता है, यहाँ भी शीर्ष होता है, और भी जगह है। प्रिज्म, प्रिज्म में भी शीर्ष होता है, प्रिज्म में भी शीर्ष होता है। शंकु, शंकु तो जानते हैं इस तरह से शंकु होता है। कौन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसमें भी होता है शीर्ष। गोला, इसका सही आंसर है गोला। गोला में कोई भी शीर्ष नहीं होता, ये गोल गोल होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है, 29 का सी, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। 30 नंबर क्वेश्चन। वर्ग की एक भुजा की लंबाई
25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा। देखिए एक भुजा की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो एल कितना है 25 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप कितना होता है 4L, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा मतलब 4 को 25 से गुणा करेंगे तो 4 को करेंगे 25 से गुणा, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है डी 100 सेंटीमीटर, इसका डी। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जिसकी 3 विमाएं होती है उसे हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी 31 का बी। उसके बाद देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए घन जो है एक 3 डायमेंशनल शेप है, लगभग इस टाइप से घन का आकृति होता है ना। और घन में क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होते हैं। अगर भुजा की लंबाई है L तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। तो देखिए इसमें 6L स्क्वायर किस में है 4L स्क्वायर, ये देखिए B। तो 32 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा B 6x स्क्वायर, क्योंकि x क्या है इसमें भुजा है। अब देखिए 33वां प्रश्न, आंकड़े दिए हुए हैं और इसमें हमको परिसर निकालना है। परिसर का मतलब होता है रेंज, है ना। इसको निकालते कैसे हैं, तो इन आंकड़ों में से जो सबसे उच्च वैल्यू है, सबसे हाई वैल्यू है, सबसे ज़्यादा मान जिसका है और सबसे कम मान जिसका है, उन दोनों का ये अंतर होता है ना। कोई भी अगर डाटा दिया है, कोई भी आंकड़ा दिया है, उसमें से जो उच्चतम मान है और जो निम्नतम मान है उसका जो अंतर होता है उसे हम लोग परिसर कहते हैं। अब इसको ध्यान से आप देखिए और इसमें देखिए कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितना है, 9 है, 8 है, 4 है, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15। देखिए 15 इसका हाईएस्ट वैल्यू है तो 15 हो गया। और इसका लोएस्ट वैल्यू कितना है, सबसे निम्नतम मान कितना है, निम्नतम मान है 1, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, यही इसका रेंज होगा। तो इसका रेंज हो जाएगा 33 का बी, 33 का बी 14। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी और वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक कितना होगा। तो जैसे कि देखिए सभी को मालूम है, हम लोग जो निर्देशांक लिखते हैं इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी, तो ये एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी 1, 2, 3, तो वो पॉइंट हमको इसी लाइन में कहीं मिलेगा। और वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा 6 और 3, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 6,3। एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट और वाई अक्ष से दूरी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई अक्ष से दूरी कितना है 6, तो ये 6 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स अक्ष से दूरी कितना है 3, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 6,3। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35, 0.0081 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल, है ना। इसका जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा सी 0.09। कैसे होगा, देखिए 0.09 को जब वर्ग करेंगे मतलब 2 बार लिखेंगे तो 0.09 गुना 0.09। अब देखिए 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, बाकी तो 0 है, और दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, इसका मतलब दशमलव के बाद अंक कितना होना चाहिए 4, तो ये हो गया 0.0081 का वर्गमूल कितना है 0.09। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.09 यानी कि सी। देखिए 36 नंबर, 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए 0, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके बाद देखिए 37वां प्रश्न, किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है 2/3,
3 और यहाँ पर है 11/15 और तीसरा जो संख्या दिया हुआ है वो है 5/12। तो यहाँ देखिए सबका हर और अंश तो अलग अलग है, तो हम तुलना तभी कर सकते हैं जब सबका हर समान हो, सबका जो नीचे वाला संख्या है हर है वो समान हो। तो कैसे समान होगा, तो देखिए हम क्या करते हैं उसके लिए 3, 15 और 20 का लघुत्तम लेंगे। 3, 15, 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या से नीचे गुना करना है, ये हर कितना हो जाए 60 के बराबर। 2 और 3 तो पहले से है, 3 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40/60। उसी प्रकार से यहाँ पर है 11/15, हमें क्या करना है, हर को 60 लाना है, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम 4 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 को 4 से गुना करेंगे तो 44 और नीचे हो जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पर 5/12 है, नीचे हमको 60 लाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो 5 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 60। अब हम इसको आसानी से तुलना कर सकते हैं। इनमें से देखिए सबसे बड़ा राशि कौन सा हो जाएगा, 44/60, 11/15, ये सबसे बड़ा होगा। तो ये बड़ा किससे होगा, ये देखिए 40/60 से बड़ा होगा, मतलब 2/3। तो 11/5 बड़ा किससे होगा, 2/3 से। और 2/3 बड़ा किससे होगा, 5/12 से। तो यही हो गया क्या इसका अवरोही क्रम, घटता क्रम। इसमें देखिए सबसे सही आंसर कौन सा है, 11/5, 2/3, 5/12, सी। 37 का सही आंसर है सी, 11/15, 2/3 और 5/12। 37 का सही आंसर है सी। उसके बाद देखिए 38, 5/9 प्लस -8/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा। ये तो सिंपल सा भिन्न का जोड़ है, 5/9 प्लस -8/9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/9 और घटाओ 8/9। 9 का एलसीएम तो 9 ही हो जाएगा। 5 - 8 मतलब ये कितना हो जाएगा, -3/9। इस चीज़ को हम कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में, तो हो जाएगा -1/3। अब देखिए इसमें से -1/3 किस में है, बी में है। तो 38 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, -1/3। अब चलिए हम देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न कितना है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 हो तो a का पावर b गुना b का पावर a का मान कितना होगा। देखिए ध्यान से, a का पावर b और गुना b का पावर a। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। रख के देखते हैं, तो a का जगह लिखें -1 और इसका पावर कितना है 2, और b के जगह पर लिखें 2 और पावर है हमारा -1। 1 का पावर -1 का पावर 2 मतलब -1 गुना -1 तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और 2 का पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसमें से 1/2 किस में है, 39 का a, 1/2 इसका सही आंसर है। 40वां प्रश्न, 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, पूरक कोण। तो उसे कहते हैं अधिक कोण। आपको मालूम होगा कि जिस कोण का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। जिसका वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। और जिसका पूरक कोण के बारे में आपको मालूम होगा कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर 120 डिग्री कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन है, रामानुज कौन थे। ये सबको मालूम होगा, रामानुज तो एक गणितज्ञ थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, 41 का डी। 42वां प्रश्न देखिए, संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। ध्यान दीजिए, ए बी सी संख्या, जैसे मान लिया कि हम एक संख्या लिखते हैं 418, ठीक है। तो 418 क्या है, एक संख्या है, तो ये इकाई स्थान है, ये दहाई स्थान है, ये सैकड़ा स्थान है। तो हम इसे लिख सकते हैं 400 + 10 + 8, है ना। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 100 × 4 +
10 गुना 1 प्लस 8। ध्यान दीजिए, तो यही पर है, तो यही चीज़ यहाँ पर है कि ए बी सी के लिए कौन सही है, तो 100 गुणा ए प्लस 10 गुणा बी प्लस सी, ये इसका सही आंसर है। तो 42 का कौन सा सही आंसर है, डी। 43 निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। द्विपदी मतलब इसमें दो पद हो, बाइनोमियल हो, ठीक है ना। तो देखिए दो पद किस में है, फर्स्ट है ए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें दो पद है, एक ये पद है, एक ये पद है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। 44वां प्रश्न देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो घन होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l², जहाँ l क्या है, भुजा का मान है, जहाँ l है भुजा। तो यहाँ पर देखिए 44 का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है कौन सी। देखिए धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी हो गया, a -5 यह तो नहीं है, b -2 यह भी नहीं है, c देखिए -3/-2। अगर हम यहाँ -3/-2 करते हैं तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यह धनात्मक हो सकता है, लेकिन अभी तो माइनस लिखा हुआ है तो यह भी नहीं है। अब डी देखिए, जिसको सामने से सीधे देखें, हाँ कहीं पर इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, तो यही इसका सही आंसर है डी, 45 का डी। वैसे सी भी धनात्मक परिमेय संख्या ही है, लेकिन सी है क्या, उस माइनस को हटाने के बाद होगा, और ये डायरेक्ट हमको डी दिख रहा है। डी क्या है, दिख रहा है, कितना है डी, डी में है 4/5, है ना, ये सही आंसर है। उसके बाद देखिए 46वां प्रश्न, 32.768 का घनमूल कितना होगा। देखिए कुछ संख्याओं का घनमूल आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या है, टाइम बहुत कम मिलेगा, एक प्रश्न के लिए लगभग 1 मिनट का ही समय मिलेगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए है, 3.2, 46 का ए। एग्जाम में इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसका घनमूल निकालने के लिए आप समय बर्बाद ना करें, जो संख्या दिया हुआ है उसको 3 बार गुणा कर दें, ठीक है, और देख लें कौन सा इससे मैच हो रहा है, वही इसका सही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 32 को 3.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2, जब इसे 3 बार गुणा करेंगे तो 32.768 आ जाएगा। बाकी में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 47वां प्रश्न, इसमें क्या है, 11/25 भागा खाली स्थान इक्वल टू -11/25 में रिक्त स्थान में क्या होगा। देखिए 11/25, इसको हम किससे भाग दें कि -11/25 आ जाएगा, ठीक है। तो 11/25 को हम कौन सी संख्या से भाग दें कि -11/25 आ जाएगा। तो यहाँ जो 11/25 है, यहाँ भी तो वही संख्या 11/25 है, केवल माइनस का अंतर है। तो अगर हम यहाँ -1 से भाग देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा -1। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, चारों उत्तर में से किसी में भी -1 दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये चारों का चारों उत्तर गलत है। अड़तालीसवां प्रश्न, 0.25 का वर्गमूल होगा, कितना होगा, 0.25 का वर्गमूल। वर्गमूल मतलब इसको निकालते हैं। देखिए आपको मैंने बताया है कि एग्जाम में आपको वर्गमूल निकालने के लिए अगर समय लगाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो 0.25 का वर्गमूल कितना होगा, 0.5, 48 का सी। कुछ संख्याओं का वर्गमूल जो छोटा संख्या है उसे आप जरूर याद रखें। 49, यदि टू का पावर x + 3 और इक्वल टू 2 हो तो x का वैल्यू कितना होगा। देखिए 2 का पावर है x + 3 और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो x का मान कितना होगा, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1। तो जब दोनों जगह पर देखिए आधार सेम है तो पावर भी इसका सेम होना चाहिए। इसका मतलब x + 3 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2। तो अगर हम x के वैल्यू -2 रखते हैं तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू -2 किस में है, d में। 49 का सही आंसर हो जाएगा d, -2।
अब देखिए इस मॉडल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां प्रश्न है, निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? 3 डायमेंशनल, गोला, वर्ग, त्रिभुज, आयत। देखिए गोला जो है 3 डायमेंशनल है, वर्ग जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, आयत भी क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है, और त्रिभुज भी 2 डायमेंशनल ही होता है, और गोला जो होता है वह 3 डायमेंशनल है। अगर हम बनाएंगे कॉपी पर इस तरह से तो वृत्त जैसा दिखेगा, लेकिन वास्तव में गोला जो है वो वृत्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस मॉडल क्वेश्चन के सभी प्रश्नों पर चर्चा किए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी करें। सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छा से एग्जाम दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।